चलिए, तो अब चीज़ों को शुरू करते हैं। ये बताइए, लास्ट क्लास में कहाँ पे पढ़ के हम लोग छोड़े हैं, ताकि उससे चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सके। बताइए। कहाँ पे? जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, यही पढ़े हैं ना? ठीक है, चलिए। तो अब हेडिंग डालिए कॉपी में अपने, और आज हमको पढ़ना है जिसके बारे में, वो है मॉनसून। मॉनसून को समझना है हमको, है ना? और इस चीज़ को समझें, उसके लिए बहुत बढ़िया से हमको ये बात जानना पड़ेगा, है ना, कि कल की क्लास में हमने जो चीज़ों को पढ़ा है, क्या वो बातें हमको समझ में आई हैं कि नहीं। कल हमने मॉनसून के बारे में जलवायु के बारे में चर्चा किया था, और जलवायु में हमने किन किन चीज़ों की चर्चा की थी, बताइए। हाँ, वायु दाब, है ना? और क्या चीज़? ट्रेड विंड। अच्छा, थोड़ा मेरे को नोट्स दिखा दो तो, ताकि मैं बढ़िया समझ पाऊँ। बता नहीं पा रहे हैं क्या क्या पढ़े हैं, ताकि मैं वहाँ से चीज़ों को कनेक्ट करके आगे बढ़ूँ। नोट्स दिखाओ ना, नोट्स, कॉपी। जितना पढ़े उसको तो दिखाओ, ताकि मैं आगे बढ़ूँ। ठीक है, चलो। चलिए, तो हमको आज पढ़ना है किसके बारे में? मॉनसून के बारे में। हम लोग कल के क्लास में चर्चा किसके बारे में कर लिए थे? जलवायु के बारे में चर्चा कर लिए थे कल, है ना? और उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। जलवायु में कोई समस्या है क्या? जो कल पढ़े हैं उसमें से कोई सवाल है तो पूछिए। नहीं है? समझ में आया था? पक्का कि आया था ना? चलो ठीक है। अब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है, समझ में आया भी है कि नहीं आया है, कि किस स्थिति में हो। आया है? आपको आया था कल समझ में, जो चीजें पढ़े थे? चलो ठीक है। तो आज शुरू कर रहे हैं हम लोग क्या पढ़ना? मॉनसून को पढ़ना। और मॉनसून को पढ़ेंगे हम लोग, इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा हमारा, स्कीम ऑफ स्टडी क्या होगा, इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा। तो इसको समझ लीजिए कि मॉनसून को पढ़ें तो इसको पढ़ने का तरीका होगा, सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसके परिचय को, इंट्रोडक्शन समझेंगे इसका। फिर दूसरा, मॉनसून की उत्पत्ति से संबंधित क्या क्या सिद्धांत दिए गए हैं, इन सिद्धांतों को समझेंगे। इसके बाद मॉनसून को इसी में समझना है अपने को, कि मॉनसून का आगमन कैसे होता है, और इसका लौटना कैसे होगा। ठीक, इस चीज को भी समझेंगे, आगमन और लौटना। इसके बाद इसी में हम लोग आगे समझेंगे कि इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होंगे, प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, इस चीज को भी इसी में समझ लेंगे। और
इसी का अंत में एक निष्कर्ष भी देखेंगे, थोड़ा सा कंक्लूजन भी ड्रॉ करेंगे। जब इस तरीके से इस चीज को बांट के पढ़ेंगे तो ये टॉपिक हमें बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और हमारे परीक्षा में जैसे भी प्रश्न बनेंगे वो चीजें भी समझ में आएंगी। इसके उत्पत्ति के संबंध में जो सिद्धांत दिए गए हैं, इन सिद्धांतों को भी समझना है। तो सबसे पहला बात कि मॉनसून का क्या देखें हम लोग, परिचय, है ना, इंट्रोडक्शन, कि मॉनसून का आगमन कैसे होता है, क्या है मॉनसून, पहले तो यही समझ लेते हैं, है ना। परिचय में सबसे पहले देखते हैं कि मॉनसून आखिर है क्या, किस चीज को कह रहे हैं। तो समझिए कि मॉनसून क्या है। मॉनसून एक प्रकार का अस्थाई आवर्ती पवन है। ठीक, मॉनसून क्या है, एक प्रकार की अस्थाई आवर्ती पवनें हैं। ठीक, मैं कह रहा हूं मॉनसून क्या है, तो मॉनसून एक अस्थाई आवर्ती पवन है ना। अब अस्थाई कहने का क्या मतलब है, तो हमको पता है कि जब मॉनसून का सीजन होता है उस समय एक अलग तरह की हवाएं भारत में आती हैं और वो हवाएं भारत में आकर के वर्षा करके फिर कुछ समय के बाद वापस भी लौट जाती हैं, है ना। तो इनका ठहराव भारत में नहीं होता, है ना। इसीलिए ये कैसी पवन है, अस्थाई है। ठीक, और आवर्ती है कहने का मतलब है कि लगातार बार बार रिपीटेटिव रूप में ये क्या होती है, हर साल आती है ना। हर वर्ष ये आएंगी और वापस लौटेंगी। इसलिए कैसी पवनें हैं, ये अस्थाई भी हैं और आवर्ती भी हैं। ठीक, आवर्ती पवनें क्या होती हैं, तो आवर्ती पवनें वे पवनें हैं, आवर्ती पवनें वे पवनें हैं जिनका ऋतु परिवर्तन के अनुरूप दिशा में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। ठीक, दिशा में ही परिवर्तन होता है। तो ऐसी पवनें जो जैसे जैसे सीजन चेंज होंगे, ऋतुएं बदलेंगी, ऋतु के बदलने के साथ साथ इनकी दिशाओं में भी क्या आएगा, चेंजेस आएगा। ठीक, ऐसी पवनों को क्या कहते हैं, मानसूनी पवनें कहते हैं। और मानसूनी पवन जो है, मानसूनी पवनें द्वितीयक वायुमंडलीय परिसंचरण द्वितीयक वायुमंडलीय परिसंचरण के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत आती हैं, द्वितीयक वायुमंडलीय परिसंचरण के अंतर्गत आती हैं। मानसूनी पवनें किस प्रकार के वायुमंडलीय परिसंचरण के अंतर्गत आ रही हैं, द्वितीयक। कल हमने चर्चा किया था कि जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है, इसको कितने भागों में बांट दिए हैं, 3 भागों में, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक जो सर्कुलेशन है, प्राथमिक सर्कुलेशन में हमने देखा था कि जेट स्ट्रीम और स्थायी पवनों को रखा गया है। द्वितीयक वायुमंडलीय परिसंचरण में, सेकेंडरी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में हमने ठीक चक्रवात, प्रतिचक्रवात और किसको रखा है, तो मानसूनी हवाओं को रखा है। और जो तृतीयक वायुमंडलीय परिसंचरण है ना, टर्सरी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है, इसमें हमने रखा है किसको, तो इसमें हमने जो स्थानीय पवनें हैं जैसे लू, ठीक, कुछ जगहों पर इसे चिनूक कहते हैं, तो लू और चिनूक जैसी चीजें आती हैं। इन चीजों के बारे में कल चर्चा किए थे, लिखे हैं, कॉपी में लिखे कि नहीं, अरे हाँ नहीं बताओगे तो फिर, क्योंकि सुबह भी वही टॉपिक चल रहा है, मेरे को लग रहा है कि अगर नहीं बताया हो तो मैं बता के निकल जाऊंगा, बता दे रहा हूं। तो आप लोग क्लियर बढ़िया हाँ नहीं में जवाब देना, पढ़ाया हूं कि नहीं।
ऐसा लगता है मरे मुर्दा लोग को बता रहा हूं। हाँ नहीं तो बताओ। हाँ तो बढ़िया से बताओ, मेरे कान तक आवाज नहीं आ रहा है। ठीक ना। हाँ, नहीं तो नहीं बता करके ना निकल जाऊंगा मैं ऐसे ही। डायरेक्ट द्वितीयक वायुमंडलीय परिसंचरण बोलूंगा और पार हो जाऊंगा। और ऐसे बहुत सारे शब्द आएंगे ना अभी, जिसका मीनिंग ही नहीं समझ पाओगे फिर। इसलिए जब जिसको पूछूं उसको बताना। सेम टॉपिक सुबह चल रहा है ना, ठीक, तो वहां ये चीज गुजर चुका है, उसमें हम लोग समापन की ओर हैं। ठीक ना, मानसून खत्म होने वाला है उसमें। और इसका मतलब ये है कि वहां पढ़ाया हूं, मेरे दिमाग में ये भी चलते रहेगा कि हो सकता है इसमें ही पढ़ा दिया हूं। इसीलिए नहीं बताओगे तो पार हो जाएगा, वो चीज स्किप हो जाएगा। ठीक, तो बढ़िया से रिप्लाई करना। समझ में आया? चले आगे। तो मैं कह रहा हूं कि मानसूनी पवनें किसके अंतर्गत आती हैं? द्वितीयक वायुमंडलीय परिसंचरण के अंतर्गत आती है ना। मानसून शब्द जो है, मानसून शब्द, ठीक, मानसून शब्द जो है ये अरबी भाषा, अरबी भाषा के शब्द किससे बना है? मौसीम से बना है। ठीक, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ है ऋतु परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन के साथ, ऋतु परिवर्तन के साथ हवाओं की दिशा में परिवर्तन। ठीक, जिसका अर्थ क्या है? ऋतु परिवर्तन के साथ हवाओं की दिशा में परिवर्तन। और ये जो मानसूनी हवाएं हैं, इन मानसूनी हवाओं की खोज, ठीक, किसने की है? तो इसकी खोज अरब सागर के मछुआरों ने की है। किसने की है? ठीक, किसने की है? तो अरब सागर के मछुआरों ने। एकदम कॉपी बंद करो तो अभी, किसी का कॉपी खुला नहीं दिखना चाहिए, कॉपी एकदम बंद। अच्छा, जो बात बता रहा हूं इतना इंपॉर्टेंट है ना, ये टॉपिक नहीं समझ में आएगा। मेरी बात को समझो आप लोग, बहुत गंभीर टॉपिक है ये। ठीक, इसकी खोज किसने की है? अरब सागर के मछुआरों ने। कैसे? तो हम लोग अगर इस चीज को समझने की कोशिश करें तो अगर देखें कि ये अगर भारत है ना, तो ये अरब कंट्रीज हैं। और यहां से मछुआरे जब मछलियां पकड़ने नीचे अरब सागर में आ रहे हैं, है ना, ये अरब सागर है, तो उनको जब मछलियां पकड़ने यहाँ अरब सागर में आना होगा, तो भारत में मानसूनी हवाएं एक समय चलेंगी और फिर वापस भी लौटेंगी। तो जब मानसूनी हवाएं इधर आ रही हैं, है ना, तो जब मछुआरे इसके अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे इन हवाओं के, तो उनको समुद्र तक पहुंचने में समय लगेगा। और जब वापस लौटते रहेंगे वो मछलियां पकड़ के, तो उनको तट तक वापस पहुंचने में बहुत एक सरलता होगी, बहुत आसानी से वो क्या होंगे, तट तक पहुंच जाएंगे। अब वो देखे कि ये चीजें लगातार हो रही हैं, बार बार हो रही हैं। हर साल किसी एक पर्टिकुलर सीजन में ये चीजें होती हैं कि उनको समुद्र में जाने में भी आसानी हो रही है और वापस आने में भी आसानी हो रही है। कभी कभी जाने में कठिनाई हो रही है, कभी आने में आसानी हो रही है, कभी जाने में आसानी हो रही है और आने में कठिनाई हो रही है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे किसी विशेष प्रकार की हवाएं बह रही हैं, जिसकी वजह से इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं उनके साथ। और इन्हीं हवाओं को उन्होंने नाम दिया क्या? मानसून। ठीक, इन्हीं हवाओं को क्या नाम दिया है उन्होंने? मानसून। और हमने पढ़ा है कि भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु जो है ये कैसी है? उष्ण कटिबंधीय। ठीक, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो मानसूनी जलवायु में हमने उष्ण कटिबंधीय शब्द को कल समझा था। ठीक, आज किसको समझना है हमको? मानसूनी शब्द को, है ना। तो भारत की जलवायु में इस मानसून का बड़ा इफेक्ट है। क्लियर बात? और ये जो मानसून है क्या केवल भारत में आता है क्या? तो मानसून केवल भारत में नहीं आता। ठीक,
भारत के साथ साथ जो दक्षिण एशियाई देश है, उन दक्षिण एशियाई देशों में भी इसका प्रभाव होगा। जैसे भारत के साथ साथ इस मानसून का प्रभाव पाकिस्तान में भी होगा, नेपाल, भूटान, ठीक। फिर आपको इसका प्रभाव श्रीलंका में भी देखने मिलेगा, म्यांमार में भी देखने मिलेगा, इंडोनेशिया में देखने मिलेगा। तो ये जो दक्षिण एशियाई देश हैं, दक्षिण एशियाई देशों में भी इसका प्रभाव देखने मिलेगा आपको। केवल मानसून भारत में आ रहा है ऐसा नहीं है, मानसून कहाँ आ रहा है, इन दक्षिण एशियाई देशों में भी आ रहा है। इसके साथ ही आपको ये चीजें भी देखने मिलेंगी कि क्या मानसून केवल भारत में आता है, तो ऐसा भी नहीं है। या केवल एशिया महाद्वीप में ही आता है, तो भी ऐसा नहीं है। ये अफ्रीका महाद्वीप में भी देखने मिलेगा आपको, ठीक। ये आपको अमेरिका के मध्य अमेरिकी जो देश हैं वहां भी देखने मिलेगा आपको, ठीक। मेडागास्कर वाले रीजन में देखने मिलेगा आपको। इसीलिए मानसून का इफेक्ट जो है, ठीक, बहुत सारे जगहों पर है, लेकिन इसका जो आइडियल कंडीशन है ना, जो इसका आदर्श प्रभाव है, वो कहां देखने मिलेगा, तो भारत में। क्लियर। और इसीलिए भारतीय मानसून को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। समझ में आया बात? अब अगर ये बातें आपको समझ में आ रही हो तो मैं थोड़ा और आगे बढ़ूं। तो मैं कह रहा हूं मानसून जो है ना, भारत में अगर मानसून की बात करें तो मानसूनी हवाएं ये दो तरीके से चलती हैं भारत में, ठीक। कैसे चलती हैं? तो जून से लेकर के सितंबर के महीने में, जून से लेकर के सितंबर के महीने में, जून से सितंबर तक, इस समय तक मानसूनी हवाएं दक्षिण पश्चिम दिशा से उत्तर पूर्व दिशा की ओर बहती हैं। किधर से किधर को बहेंगी? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। जैसे मान लें कि ये अगर भारत है तो इस समय हवाएं किधर बहेंगी? इस डायरेक्शन में, है ना, इस डायरेक्शन में बह रही हैं, इधर, ठीक। हवाएं किधर बह रही हैं? इस तरीके से। तो ये कौन सा डायरेक्शन हुआ? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। क्लियर। लेकिन जब सितंबर के बाद की बात की जाए, सितंबर से लेकर के आप मानिए कब तक? दिसंबर तक, है ना। तो इस समय तक हवाएं कैसे बहेंगी? इस समय उत्तर पूर्व से लेकर के दक्षिण पश्चिम तक बहेंगी, ठीक। अब यही हवाएं भारत से वापस क्या करेंगी? लौटना स्टार्ट करेंगी, है ना। अगर देखें तो अब इधर से हवाएं क्या करेंगी? वापस लौटेंगी। क्लियर। ये जो हवाएं आ रही हैं भारत की ओर, इन्हें, ठीक, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं कहते हैं, जो भारत में वर्षा कराएंगे आगे, ठीक। जून से सितंबर के महीने में वो भारत में वर्षा कराएंगे। और ये मानसूनी हवाएं ऐसी हवाएं हैं जो वापस लौट रही हैं। अब इनमें आर्द्रता नहीं बची है, ठीक, ह्यूमिडिटी नहीं बची है। और ह्यूमिडिटी नहीं बची है तो ये वर्षा नहीं कराती है, लेकिन जिनका अभिसरण हो जाता है कहाँ? ठीक, बंगाल की खाड़ी से, ऐसी हवाएं, ठीक, तमिलनाडु में वर्षा कराती हैं। ऐसी हवाएं कहाँ वर्षा कराएंगी लौटते हुए समय पे? तमिलनाडु में। तो मानसूनी हवाओं को हम लोग देखें कि ये दो दिशाओं में बह रही हैं। एक बार तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, और दूसरी बार ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बह रही है ना। तो इस तरीके से इनकी दिशा में भी परिवर्तन हो रहा है। और जब ये आएंगी तो भारत के जैविक और भौतिक कारकों को भी प्रभावित करेंगी, ठीक। यहाँ के जो पेड़ पौधे और मिट्टी हैं, सभी चीजों पे क्या करेंगी? ये इफेक्ट डालेंगी। यहाँ के क्लाइमेट पे भी इफेक्ट डालेगा ये, है ना। इसीलिए मानसून को पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई हैं जितनी अभी समझे हम लोग? सबसे पहला बात, मानसूनी हवाएं कैसी हवाएं हैं? तो ये अस्थायी आवर्ती हवाएं, है ना, आवर्ती पवने हैं। और अस्थायी आवर्ती पवने क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका ऋतु परिवर्तन के साथ दिशाओं में भी परिवर्तन हो जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण बात समझे कि ये हवाएं जो हैं, है ना, या मानसूनी पवने जो हैं, ये किसी एक खास समय पे भारत पे आती हैं और भारत से वापस भी लौट जाती हैं। वो समय कौन सा होता है? तो जून से सितंबर का महीना होता है जब मानसूनी हवाएं आती हैं, और सितंबर से लेकर के दिसंबर तक का महीना होता है जब वो वापस लौट जाती हैं, है ना। लौटते हुए क्या बोलते हैं? लौटते हुए मानसून बोलते हैं, है ना, जब मानसूनी हवाएं लौटती हैं तो। और इसमें देखें कि ये कौन से वायुमंडलीय परिसंचरण के अंतर्गत आ रही हैं? तो ये द्वितीयक वायुमंडलीय परिसंचरण के अंतर्गत आ रही हैं।
इन हवाओं की खोज किसने की है? तो अरब सागर के मछुआरों ने की है। और मानसूनी हवाओं को जो है मानसून नाम किसने दिया है? अरब सागर के मछुआरों ने। ठीक, किस शब्द के आधार पे? मौसम शब्द के आधार पे नाम दिया है। क्या इतनी बातें समझ में आई? अब इससे आगे बढ़ूं मैं। चलिए, अगर ये बातें समझ में आई हैं तो कल कुछ चीजें और हमने देखी थी यहाँ पे। ठीक, अब उसी को रिलेट करके आगे बढ़ते हैं कि मानसून के उत्पत्ति के संबंध में दिए गए सिद्धांत कौन कौन से हैं, है ना। तो अगर मानसून की उत्पत्ति के संबंध में दिए गए सिद्धांत, है ना, मानसून की उत्पत्ति के संबंध में दिए गए सिद्धांत कौन कौन से? ठीक, तो मानसून की उत्पत्ति के संबंध में बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं और आज भी मानसून जो मौसम वैज्ञानिक हैं उनके लिए खोज का विषय ही बना हुआ है। अभी तक कोई भी व्यक्ति 100% भारतीय मानसून को समझ नहीं पाया है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। ये अपने आप में बहुत जटिल फिनोमिना है। क्लियर? लेकिन फिर भी जितनी जानकारी हमें मिली हुई है उस जानकारी के आधार पे थोड़ा बहुत हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं, है ना। तो मानसून के संदर्भ में एक सिद्धांत जो है इसको कहते हैं तापीय संकल्पना, या इसी को कहते हैं चीर सम्मत सिद्धांत। ठीक, पहला सिद्धांत कौन सा है? तापीय संकल्पना। मानसून की उत्पत्ति के संदर्भ में दूसरा सिद्धांत है ITCZ का सिद्धांत। क्लियर? और इसी की उत्पत्ति में तीसरा जो है इसको कहते हैं जेट स्ट्रीम सिद्धांत। तीसरा कौन सा सिद्धांत है? जेट स्ट्रीम सिद्धांत। क्लियर बात? तो मानसून की उत्पत्ति को लेकर के कितने सिद्धांत हमको जानने हैं? अभी मोटे मोटा 3 सिद्धांत जानना है ना। जिसमें सबसे पहला सिद्धांत कौन सा है? पहला कौन सा है? तापीय संकल्पना है। ठीक, क्या है? तापीय संकल्पना है। अब तापीय संकल्पना को समझिए थोड़ा सा कि क्या बात है आखिर। तो तापीय संकल्पना जो है इस सिद्धांत को देने वाले व्यक्ति जो है इनका प्रतिपादक आजकल प्री के पेपर में पूछता है, तो ध्यान में रखिए कि इसको देने वाले व्यक्ति का नाम है एडमंड हैली। ठीक, क्या नाम है? जिन्होंने तापीय संकल्पना प्रस्तुत की है, ठीक, उनका नाम क्या है? एडमंड हैली। और इन्होंने इस सिद्धांत को 1686 में दिया है। क्लियर? कब दिया है इन्होंने? 1686 में। किसने? एडमंड हैली ने। और इस सिद्धांत को समझे उससे पहले थोड़ा सा कुछ बेसिक बात है जिसको मैं आपको रिवाइज करा दूं। ठीक है, कल की क्लास में इसको पढ़े थे लेकिन एक बार फिर से समझिए। कल हम लोग पढ़े थे कि हवाएं जो हैं, ठीक, पहले तो यही समझ लीजिए हवा और पवन में क्या अंतर है दोनों को। एक तो हम लोग कह रहे हैं क्या? हवाएं या वायु। और दूसरा हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? पवन की, है ना। दोनों क्या चीजें हैं? तो जो ऊर्ध्वाधर बहती है ऊपर की ओर, ऐसा मान लो कि ये एक सरफेस है और सरफेस पे दो लोग खड़े हैं, है ना, दो लोग खड़े हैं। तो एक तो हवा इधर बहेगी, सामने बह सकती है। ठीक, ये इस तरीके की जो हवा बह रही है क्षैतिज हवा, ठीक, इसको क्या बोलते हैं? पवन। जो हवाएं क्षैतिज बह रही हैं उनको क्या कहते हैं? पवन। और हो सकता है कि कोई हवा कैसे बहे? ऊपर की ओर, है ना। तो इन हवाओं को क्या कहा जाएगा? ठीक, इनको क्या कहा जाएगा? इनको कहा जाएगा वायु या हवाएं। समझ में आया? इसी में कल मैंने थोड़ा सा आपको बताया था
और वो ये था कि कोई क्षेत्र है ना, जहां पे टेम्परेचर ज्यादा पड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ठीक, यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। मतलब प्रेशर कम हो रहा है, मतलब यहाँ क्या बनेगा, लो प्रेशर का बेल्ट बनेगा। क्या बनेगा, लो प्रेशर बनेगा, है ना। ये कोई जगह है, मान लेते हैं ए है, ए पे क्या बन रहा है, लो प्रेशर। कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पे टेम्परेचर जो है ये कम है, तो यहाँ पे प्रेशर कैसा होगा, बताइए कैसा प्रेशर होगा, हाई प्रेशर होगा। ठीक, कैसा प्रेशर बनेगा यहाँ पे, हाई प्रेशर बनेगा। और ये मान लेते हैं कोई जगह बी है। तो अब हवा किधर से किधर को बहाऊंगा मैं, ए से बी की ओर बहाऊं या बी से ए की ओर बहाऊं, ए से बी की ओर बहा दूं। हवा कैसे बहती है, कल क्या बताया था, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर, है ना। तो यहां पे अगर मैं कह रहा हूं कि 700 मिली बार का प्रेशर लगा हुआ है और यहां पे 300 मिली बार का प्रेशर लगा हुआ है, तो कहां पे ज्यादा प्रेशर है, 700 मिली बार पे। तो हवा किधर बहेगी, बी से ए की ओर बहेगी। समझ में आ रहा है, हवा किधर बहेगी, बी से ए की ओर बहेगी। क्लियर है इतना बात। साथ ही साथ कल एक बात और बताया था मैं कि जहां पे हाई प्रेशर है ना, और जहां लो प्रेशर है, लो प्रेशर में हवाएं एनर्जी पाकर किधर उठ जाती हैं, ऊपर। यहाँ पे एडियाबैटिक कूलिंग का प्रोसेस होता है, ठीक, रुद्धोष्म शीतलन का प्रोसेस होगा, वो भी बताया था कल। और यहाँ पे ऊपर क्या बना लेंगी, ये हाई प्रेशर बना लेंगी, है ना। जहां पे हाई प्रेशर है वहां पे ऊपर से हवाएं कहाँ उतरेंगी, नीचे की ओर, है ना। ऊपर से हवाएं किधर उतर रही हैं, नीचे की ओर उतर रही हैं। मतलब यहाँ पे क्या होगा, कहीं ना कहीं लो प्रेशर होगा। समझ में आया। तो जैसे सतह पे हाई प्रेशर से हवा लो प्रेशर की ओर आ रही है, लो प्रेशर को भरने के लिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चल रही है, वैसे ही ऊपर में इस लो प्रेशर को भरने के लिए हवा हाई प्रेशर से किधर चलेगी, लो प्रेशर की ओर चलेगी। और इसी को बताया था मैं, क्या है ये, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है, वायुमंडलीय परिसंचरण है। समझ में आया है, इतनी बात तो समझ में आ गई है ना। ये कल बताया था मैं, है ना। अब समझिए, तो हवाएं किधर कुछ से किधर कुछ है चलेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। अब देखिए, अब ये हमारा प्यारा भारत है ना। और भारत में, ठीक, भारत में देखें तो इधर ये वाले क्षेत्र पे, ये वाले क्षेत्र पे पूरा मैदानी रीजन है ये, ठीक। इसके उत्तरी भाग में गर्मी के समय, कब की बात कर रहा हूं मैं, गर्मी के, ठीक, कब, मई जून का समय है ना। कब का समय है ये, मई जून का समय है। तो मई जून के समय पे यहाँ क्या बनेगा, ऊपर में लो प्रेशर बनेगा। कल एक बात बताया था आपको कि जो स्थलीय भाग है, स्थलीय भाग की विशेषता क्या है कि ये जल्दी से क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है और जल्दी ही ठंडा भी हो जाता है। जबकि स्थलीय भाग, जलीय भाग की विशेषता क्या है, जलीय भाग की विशेषता क्या है, ये धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा भी होता है ना। तो ये स्थलीय भाग है। और इस समय भारत में कौन सी ऋतु चल रही है, कौन सी ऋतु चल रही है, ग्रीष्म ऋतु चल रही, नहीं बता पा रहे हो, जून जुलाई मई जून में कौन सा ऋतु चलता है, ग्रीष्म ही चलता है पक्का, ठंडी तो नहीं रहता है ना। अरे वाह, बहुत ठीक। तो मैं कह रहा हूं इस समय ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, तो ये स्थलीय भाग बहुत जल्दी गर्म भी होगा, गर्म होगा तो इस क्षेत्र में लो प्रेशर का बेल्ट बनेगा, ठीक, निम्न वायु दाब की पेटी बनेगी, हवाएं ऊपर को उठेंगी। अब उस हवा को भरने के लिए, ये इक्वेटर है, इसके नीचे हवाएं चल रही हैं, कौन सी, बताइए कौन सी हवा है,
हाँ, कौन सी हवाएं हैं ये? ट्रेड विंड्स हैं। ठीक, कौन सी ट्रेड विंड्स हैं? जो सदर्न हेमिस्फीयर में चल रही है, दक्षिणी गोलार्ध में चल रही है। और दक्षिणी गोलार्ध में किधर से किधर को? ठीक, किधर चल रही हैं? नॉर्थ वेस्ट में चल रही हैं। किधर चल रही हैं? नॉर्थ वेस्ट। इनका डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन क्या है इनका? अगर इनका डायरेक्शन देखेंगे आप तो कौन से डायरेक्शन में चल रही हैं ये? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ये चल रही हैं। ठीक, उत्तर पश्चिमी दिशा में ये चल रही हैं। क्लियर? और ये पूरा हिंद महासागर का क्षेत्र है, इंडियन ओशन है ये। तो मैं बता रहा हूं कि समुद्री क्षेत्र धीरे धीरे गर्म होता है। मतलब यहां अगर लो प्रेशर बना हुआ है तो इस क्षेत्र में क्या होगा? कहीं ना कहीं हाई प्रेशर बना होगा। समझ में आ रहा है? और अगर यहां हाई प्रेशर बना हुआ है तो इस लो प्रेशर को भरने के लिए हवाएं इधर को चलेंगी। लेकिन जैसे ही ये हवाएं भूमध्य रेखा को पार करने की कोशिश करेंगे, जैसे ही ये हवाएं भूमध्य रेखा को पार करने की कोशिश करेंगी तो इन पे एक फोर्स काम करेगा, एक बल काम करेगा। उस बल का क्या नाम है? इस बल का नाम है कोरियोलिस बल। कौन सा बल लगेगा इस पे? कोरियोलिस बल लगेगा, कोरियोलिस फोर्स लगेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक, और कोरियोलिस बल लगने की वजह से ठीक हवाएं जो हैं, ठीक, ये अपनी दिशा में क्या कर लेंगी? चेंजेस ले आएंगी। अगर हवाओं को उत्तरी गोलार्ध में जो है नदर हेमिस्फीयर में मुड़ना है तो ये किधर मुड़ेंगी? दाएं तरफ। अगर इनको सदर्न हेमिस्फीयर में मुड़ना है, दक्षिणी गोलार्ध में मुड़ना है, तो ये किधर मुड़ेंगी? बाएं तरफ। ठीक, किधर मुड़ेंगे? बाएं तरफ। तो हवाएं किधर मुड़ रही हैं? उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। और उत्तरी गोलार्ध में मुड़ेंगी तो किधर मुड़ेंगी? दाहिने तरफ। ठीक, तो फेरल के नियम अनुसार इस चीज को किसने बताया है? फेरल ने बताया है 1844 में। और उन्होंने बताया कि हवाएं अपने दाहिने ओर मुड़ जाती हैं। समझ में आया बात? जैसे ही भूमध्य रेखा को पार करना होगा, ये जो व्यापारिक पवने हैं, व्यापारिक पवने किधर मुड़ जाएंगी? दाहिने ओर। और दाहिने ओर मुड़ेंगी तो ये हवाएं ठीक हिंद महासागर से आर्द्रता लेते हुए आएंगी, आर्द्रता लेते हुए आएंगी, ह्यूमिडिटी जो है वो एब्जॉर्ब करते हुए आएंगी और आर्द्रता लेते हुए आएंगी। तो जब भारत में ये इंटर करेंगी इस लो प्रेशर के जोन को भरने के लिए, है ना, तो जब लो प्रेशर के जोन को भरने के लिए भारत में इंटर करेंगे तो इनको समुद्र की सतह से ऊपर उठना पड़ेगा, स्थलीय भाग में प्रवेश करना पड़ेगा। और जैसे ही स्थलीय भाग में प्रवेश करना पड़ेगा, ये समुद्र से ऊंचाई पे जाएंगी। और ऊंचाई पे जाएंगी तो मैं बताया हूं आपको कि प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पे टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाता है? कम हो जाता है ना। तो जैसे ही हवाएं पार करने के लिए ऊपर उठेंगी, ठीक, इनमें एक प्रोसेस होगा जिसको कहते हैं क्या? संघनन। इन हवाओं में कौन सा प्रोसेस होगा? संघनन की क्रिया होगी। ठीक, कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा। और संघनन की जब क्रिया होगी तो जो हवाओं में वाटर वेपर है, हवाओं में जो जल वाष्प है, जल वाष्प किसमें बदल जाएगा? तो जल वाष्प किसमें बदल जाएगा? पानी की बूंदों में बदल जाएगा। ठीक, पानी की बूंद में बदलेगा। और जैसे ही पानी की बूंद में बदलेगा, ठीक, नीचे ग्रेविटी भी काम कर रही है ना। अब ग्रेविटी बोलेगी कि बस यहीं तक था सफर, अब नीचे उतर जाओ। ठीक, तो ये जो पानी की बूंदें हैं ये फिर वर्षा के रूप में नीचे उतरेंगे। समझ में आ रहा है बात? लेकिन ये कब के सिचुएशन को बता रहा हूं मैं? जब मई जून का समय चल रहा है तब, जब सूर्य किधर है? उत्तर की तरफ है तब। समझ में आ रहा है बात? और ये सिनारियो कब तक चलता रहेगा? ये सिनारियो चलेगा आपका सितंबर के महीने तक, जब तक सूर्य का दक्षिणायन शुरू नहीं हो जाता। ठीक, सूर्य जो है जब तक भूमध्य रेखा को पार करके, इक्वेटर को पार करके नीचे सदर्न हेमिस्फीयर में जाना शुरू नहीं कर देता, तब तक हवाएं किधर ही रहेंगी? इधर। जैसे ही सूर्य सदर्न हेमिस्फीयर में जाना शुरू करेगा, अब परिस्थिति क्या बनेगी?
तो अब जो मानसूनी हवाएं भारत में आई हैं, है ना, जो मानसूनी हवाएं भारत में आई हैं, इन हवाओं को क्या करना पड़ेगा, वापस भी लौटना पड़ेगा। क्यों लौटना पड़ेगा, तो इसे भी समझ लीजिए। तो जब जब सूर्य जो है दक्षिण की तरफ मूव करेगा, तो अब सदर्न हेमिस्फीयर गर्म होना शुरू होगा, दक्षिणी गोलार्ध गर्म होना शुरू होगा। दक्षिणी गोलार्ध जब गर्म होना शुरू होगा तो इसकी तुलना में अब यहां पे उतना सूर्य का प्रकाश मिल पाएगा क्या, नहीं। ये कब की बात कर रहा हूं मैं, सितंबर से ठीक दिसंबर जनवरी की बात है ना, इस समय की बात कर रहे हैं, है ना, ठीक। और इस समय पे क्या घटनाएं घटेंगी, तो इसको उतना सूर्य का प्रकाश मिलेगा नहीं, और सूर्य का प्रकाश कम मिलेगा तो यहाँ पे जो लो प्रेशर का बेल्ट क्रिएट हुआ था, क्या अब भी वो रह जाएगा क्या, नहीं। अब क्या होगा, यहाँ पे बनेगा हाई प्रेशर, और इसकी तुलना में दक्षिणी भाग में क्या बनेगा, इधर लो प्रेशर बनेगा। और लो प्रेशर बन रहा है तो ये जो हवाएं इधर आकर के वर्षा कर रही थी, अब इन हवाओं को क्या करना पड़ेगा, लौटना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को, हवाओं को क्या होना पड़ेगा, वापस लौटना पड़ेगा। होगा ऐसा, ठीक। इन हवाओं का लौटना ही रिट्रीट ऑफ मॉनसून या मॉनसून का निवर्तन कहलाता है, मॉनसून का लौटना कहलाता है। समझ में, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि इस हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर को भरने के लिए हवाएं किधर चल रही हैं, दक्षिण की ओर। समझ गए बात को, इसीलिए अब हवाएं जब दक्षिण की ओर चलेंगी तो जो हवाएं उत्तर में बह रही थी, ये कौन सी हवाएं थी, ये व्यापारिक हवाएं ही थी, ठीक। अच्छा, आपसे एक प्रश्न अगर पूछा जाए कि भारत में मॉनसूनी हवाएं जो हैं, मॉनसूनी पवने, ये किस प्रकार की पवने हैं, ठीक। कौन सी हवाएं आ रही हैं भारत में मॉनसूनी हवाएं बनकर के, तो ये ट्रेड विंड्स ही हैं, है ना। ये कौन सी हवाएं हैं, व्यापारिक पवने ही हैं। जो व्यापारिक पवने क्या बनकर के आ रही हैं भारत में, मॉनसूनी हवाएं बनकर आ रही हैं। समझ रहे हो बात को, ठीक। तो इस लो प्रेशर को भरने के लिए जब हवाएं वापस आएंगी तो जिन हवाओं का ठीक बंगाल की खाड़ी से मिलन होगा, ठीक, ये हिमालयन क्षेत्र से आ रही हैं, शुष्क हवाएं हैं। अगर बंगाल की खाड़ी से इनका अभिसरण हो जाता है तो ये तमिलनाडु में नवंबर दिसंबर के महीने में वर्षा करेंगे, ठीक। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि भारत में किस स्थान पर ठीक लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, या इसका डायरेक्शन देखें तो उत्तर पूर्व से किधर है, दक्षिण पश्चिम की तरफ। तो उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा किस स्थान पर हो रही है भारत में, किस स्थान पर हो रही है, तमिलनाडु में। क्या इसका जवाब दे पा रहे हैं आप लोग, समझ में आ रहा है आपको कि नहीं है, आ गया। लेकिन ये जो पूरा सिद्धांत बताया गया है ना, इस सिद्धांत में कुछ चीजें मिसिंग हैं जिनकी चर्चाएं नहीं हो पाई। इसमें एक बात जो इस सिद्धांत में जिस पे चर्चा नहीं हो पाई वो है हिमालय, कि मॉनसून को लेकर के हिमालय का क्या रोल है ना, हिमालय की क्या भूमिका होगी मॉनसून को लेकर के, इस बात पे भी चर्चा नहीं हो पाई। दूसरा इसमें हमने ITCZ की चर्चा नहीं की, या फिर यूं कहें कि भाई भारत में गर्मी कब ज्यादा पड़ती है, भारत में गर्मी पड़ती है सबसे ज्यादा मई के महीने में, है ना। तो मॉनसून का आगमन तो मई में हो जाना चाहिए, लेकिन मॉनसून आ कब रहा है, जून में। तो मई के जगह पे जून में क्यों आ रहा है, मई के स्थान पे जून में आगमन हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है कि मॉनसून का आगमन मई की जगह पे जून में हो रहा है।
इसका भी जवाब ये तापी संकल्पना नहीं दे पाएगा। चौथा महत्वपूर्ण बात, भारत में बहती है हवा जेट स्ट्रीम, आगे समझेंगे हम लोग जेट स्ट्रीम को, है ना। तो भारत में जेट स्ट्रीम नाम की भी जो है हवाएं ऊपर में बह रही हैं। इन हवाओं पे भी चर्चा नहीं हुई, है ना। तो जब इन हवाओं पे भी चर्चा नहीं हुई है तो कहीं ना कहीं ये इस सिद्धांत की कमियां हैं जिसको ये सिद्धांत भर नहीं पा रहा है ना। तो इस सिद्धांत की कमियों को दूर करने के लिए हमको अब जानना पड़ेगा किसको, ITCZ को। ठीक, तो अब दूसरे सिद्धांत की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और जो है जिसपे और चर्चा नहीं हो पाई है, पांचवा बात यहां ऊपर लिख ले रहा हूं, कि कभी भारत में मानसून जो है, मानसून मजबूत होता है, बहुत वर्षा होती है, और कभी मानसून जो है क्या होता है, कमजोर होता है, सूखा पड़ता है। इसके बारे में भी चर्चा नहीं हुई है, इसके बारे में भी कोई व्याख्या नहीं हुई है। तो इन बातों का जवाब देगा आगे आने वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, समझिए। तो अब दूसरा जिसको हमको जानना है वो क्या है, ITCZ। ठीक, ITCZ का फुल फॉर्म क्या है, इसको कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस, ठीक, कन्वर्जेंस जोन, है ना। अंतः उष्ण अभिसरण, अंतः उष्ण अभिसरण क्षेत्र। ठीक, क्या कहते हैं इसको, अंतः उष्ण अभिसरण क्षेत्र। समझ में आया। ठीक, अंतः उष्ण अभिसरण क्षेत्र। अब बात है कि अंतः उष्ण अभिसरण क्षेत्र होता क्या है, इस चीज को समझिए, है ना। तो हमने समझा है कि पूरे विश्व में अगर देखें तो जो हवाएं बह रही हैं, है ना, ऐसा देख लें अगर, तो कुछ इस प्रकार से हवाएं बह रही हैं। ये आपका 0 डिग्री है ना। ये आपका 30 से लेकर के 35 डिग्री है। ये आपका 60 डिग्री है, और ये आपका 90 डिग्री। नीचे भी ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है, ये 30 से लेकर के 35 डिग्री का क्षेत्र है, और ये 0 डिग्री है। ये नॉर्थ, ये साउथ है, ये भी साउथ है, ये नॉर्थ है, और ये नॉर्थ है, ये साउथ और ये नॉर्थ है ना। यहाँ पे साल भर जो हवाएं चल रही हैं, ये ठीक, ये हाई प्रेशर का क्षेत्र है, ये भी हाई प्रेशर का क्षेत्र है, ये लो प्रेशर का क्षेत्र है, ये लो प्रेशर का क्षेत्र है, ये भी लो प्रेशर का क्षेत्र है, और यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, यहाँ भी हाई प्रेशर होगा, है ना। अब समझिए, तो यहाँ जो हवाएं हैं वो कुछ इस प्रकार से बह रही हैं, है ना। अगर देखें तो थोड़ा ऐसा टेढ़ा कर लेते हैं, क्योंकि एक फोर्स काम कर रहा है इस पे, ठीक। और फिर पृथ्वी में ये जो रेखाएं हैं ये थोड़ी तिरछी है, समझिए। यहाँ पे ये जो हवाएं बह रही हैं, इन दोनों हवाओं को क्या नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है, व्यापारिक पवने नाम दिया गया है ना। इन हवाओं को क्या नाम दिया गया है, व्यापारिक पवने। यहाँ पे भी हवाएं बह रही हैं ऐसा, इस डायरेक्शन में, है ना, यहाँ पे ऐसा। इन हवाओं को ऊपर में भी और नीचे में भी, दोनों को क्या नाम दिया गया है, पछुआ पवने, है ना, वेस्टर्लीज विंड्स। और फिर इधर नीचे की तरफ भी हवाएं बह रही हैं, है ना। यहाँ इन हवाओं को क्या नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है इनको, बताइए क्या नाम है, ध्रुवीय पवने, है ना, पोलर विंड्स। तो ऐसी हवाएं साल भर बह रही हैं इन क्षेत्रों में। अब हमको ये बात भी पता है
कि सन का मूवमेंट यहां से यहां तक होना है, मतलब कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच सूर्य क्या रहेगी, दोलायमान अवस्था में रहेगी, है ना। और इधर से भी एक हवा आ रही है जिनको हम लोग क्या नाम दिए हैं, व्यापारिक पवन, और इधर 30 से 35 डिग्री साउथ से भी एक हवा आ रही है, इसको भी क्या नाम दिए हम लोग, व्यापारिक पवन। दोनों कैसी हवाएं हैं, व्यापारिक हवाएं हैं, और साल भर सूर्य की किरणें यहाँ पे पड़ रही हैं। तो यहाँ पे इन हवाओं को पर्याप्त मात्रा में एनर्जी मिलेगी, है ना। और ये हवाएं लगभग 5 डिग्री के आसपास, लगभग 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण, ठीक, 5 डिग्री तक जैसे ही पहुंचेंगे, इनमें इतनी ऊर्जा हो जाती है कि ये आने के बाद पास में मिलने के बजाय क्या हो जाती हैं, ऊपर उड़ जाती हैं। समझ में आ रहा है बात? हवाएं पास तो आएंगी लेकिन पास आकर के मिलेंगी नहीं, क्या करेंगी, ऊपर उड़ जाएंगी। तो ऐसा समझिए कि ये हवाएं इधर से आ रही हैं और आकर के इधर ऊपर उठ जा रही हैं, है ना, इधर से ऊपर उठ जा रही हैं। और ये कौन सा जोन है, ये 5 डिग्री से 5 डिग्री के बीच का क्षेत्र है, ये 0 डिग्री है। समझ में आया? तो ये जो पूरा रीजन है, ये जो पूरा क्षेत्र देख रहे हैं आप, ये वाले क्षेत्र पे डोल ड्रम की अवस्था बनेगी। अब डोल ड्रम क्या होता है इसको भी समझ लीजिए, है ना। डोल ड्रम कहने का मतलब है ऐसा क्षेत्र जहां पे हवाएं बहुत पतली हो, आपको महसूस ही ना हो कि हवाएं बह रही हैं। ऐसे क्षेत्रों में अगर आपको नाव बहाना है, नाव चलाना है, तो नाव चलाने में बहुत कठिनाई होगी। अपना एक्सट्रीम पावर यूज करना पड़ेगा वहां पे नाव चलाने के लिए, क्योंकि हवाएं वहां बह ही नहीं रही हैं। समझ में आ रहा है बात? तो इसलिए इस क्षेत्र का नाम क्या दिया गया है, डोलड्रम। और ये पूरा का पूरा रीजन है, इसी डोलड्रम वाले रीजन को ही क्या कहते हैं, ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। दो तरफ से हवाओं का कन्वर्जन हो रहा है, कहां पे, एक जगह पे। समझ रहे हो बात को? और एक जगह पे कन्वर्जन हो रहा है, ठीक, और कन्वर्जन होकर के यहां पे ये क्या क्रिएट कर रहे हैं, तो लो प्रेशर का बेल्ट क्रिएट कर रहे हैं। समझ में आया? क्या क्रिएट कर रहे हैं ये, लो प्रेशर का बेल्ट। बीच में यहां पे क्या बना हुआ है, लो प्रेशर की पेटी बनी हुई है। और ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा हो रहा है सूर्य की वजह से। यदि आपसे एक लाइन में पूछा जाए कि ITCZ क्या है, तो ITCZ लो प्रेशर का क्षेत्र है, जो कहां बनता है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में बनता है, जिसका प्रभाव क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होता है, ये ITCZ काम क्या करता है। तो ITCZ का बड़ा इफेक्ट है कि ये भी जिधर जिधर सूर्य का मूवमेंट होगा उधर उधर ही ये ITCZ जाएगा, है ना। लड़के किसी सुंदर लड़की को देखे, पीछे पीछे डोल दिए, वैसे ही सूर्य को देखते हुए ये भी क्या कर लेता है, डोल देता है। ठीक, ये किसी मंत्र पे नहीं आता है। हाँ, अब समझ में आएगा, पूरा समझ जाओगे ना पूरी बात को, तो धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी मैं ये कह रहा हूं कि ये हवाएं जब आपस में पास आ रही हैं, ठीक, तो इनमें इतनी एनर्जी हो गई है कि ये क्या हो जा रही है, ऊपर उठ जा रही है। और यहाँ पे जो क्षेत्र बन रहा है, इसी क्षेत्र को क्या नाम दिया हम लोग, ITCZ। क्या ये शब्द समझ में आया है, ITCZ? ITCZ है क्या, तो ये लो प्रेशर का जोन है। समझ में आया? और इसका गुण क्या है, तो इसका गुण है कि सूर्य के गति की दिशा में यह भी क्या होता है, गतिमान होता है। जिधर जिधर सूर्य जाएगा उधर उधर ये भी जाएगा, है ना। तो अब ये बताइए मुझे कि भारत में सूर्य ठीक कर्क रेखा पे कब पहुंचता है, बताइए। भारत में सूर्य कर्क रेखा पे कब पहुंचेगा, है? जून के माह में पहुंचेगा। कब पहुंचेगा कर्क रेखा पे, जून में ही पहुंचेगा ना, कि अप्रैल में, जून में पहुंचता है। अब जून में पहुंचता है तो यूं समझिए कि हमको मॉनसून लाना है ना। और
मॉनसून को लाने के लिए हमको क्या चाहिए? बहुत तगड़ा लो प्रेशर का बेल्ट चाहिए, तभी मॉनसूनी हवाएं आएंगी। और यहां पे इस तरीके से क्या फैला हुआ है? कर्क रेखा, है ना, कर्क रेखा है ये। और कर्क रेखा पे ठीक सूर्य कब पहुंचता है? 21 जून को, है ना। कब पहुंच रहा है? 21 जून को। और हमको ये पता है कि जहां पे सूर्य होगा उधर ही ITCZ जाएगा। मतलब जैसे जैसे ग्रीष्म ऋतु भारत में आएगा, सूर्य का खिसकाव किधर होगा? उत्तर की ओर। 21 मार्च के बाद सूर्य का उत्तरायण शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा सूर्य कहां जाना शुरू कर देगा? कर्क रेखा पे। हालांकि मैं पहले ही बता चुका हूं, अभी बता रहा हूं, सूर्य मूव नहीं करता है, मूव कौन कर रही है? पृथ्वी। जितनी भी कलाएं करनी है, कलाएं कौन कर रही है? पृथ्वी, ठीक ना। लेकिन हम लोग समझने के लिए यहाँ पे लेकर के चल रहे हैं कि कौन मूव कर रहा है, समझ में आया? तो जब सूर्य यहां पहुंचेगा, तो यहां कब पहुंच रहा है? 21 जून को। तो जहां पे सूर्य होगा उधर ही ITCZ भी मूव करेगा, नहीं करेगा? करेगा। तो कहने का मतलब है इस क्षेत्र पे ऐसा ITCZ आ जाएगा, नहीं आएगा? आएगा ITCZ, ठीक। ये क्या है पूरा? ये ITCZ है। और हमको चाहिए था कि भारत में मानसून को लेकर के आए, है ना। और मानसून को लाने के लिए क्या चाहिए हमको? लो प्रेशर का बेल्ट चाहिए, लो प्रेशर जोन चाहिए। और ITCZ हमको वो काम करके देता है। क्या काम करके दे रहा है? लो प्रेशर का बेल्ट बना के दे रहा है ना। तो अब जो हवाएं हैं वो हवाएं कैसे चलेंगी? तो इधर जो हिंद महासागरीय क्षेत्र है, यहां पे मई जून के महीने में, ठीक, मई जून के महीने में यहां पे क्या होगा? यहां पे हाई प्रेशर बनेगा। बताइए सही है कि गलत है? सही है, हाई प्रेशर बनेगा। इसकी तुलना में मई जून में भारतीय क्षेत्र पे क्या बनेगा? लो प्रेशर बनेगा। सही है, बात समझ में आ रहा है? तो अब इस लो प्रेशर को भरने के लिए हवाएं किधर मुड़ेंगी? दाहिने तरफ। और ये भारत में क्या बन करके जाएंगी? मॉनसूनी हवाएं बन करके जाएंगी। एक्चुअल में कौन सी हवाएं हैं? ट्रेड विंड्स हैं, जो किधर चल रही थी? ठीक, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में चल रही थी, जो मुड़ गई किधर? साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है बात? ठीक। और इन्हीं हवाओं की वजह से भारत में मानसून का आगमन हो रहा है ना। इन्हीं हवाओं की वजह से भारत में मानसून का आगमन हो रहा है। और कब हो रहा है? तो भारत में मानसून का आगमन होता है कब? 1 जून को, है ना। जैसे जैसे ITCZ ऊपर की तरफ जाते जाएगा वैसे वैसे लो प्रेशर का बेल्ट और भी ज्यादा मजबूत होता जाएगा। और ITCZ कब पहुंचेगा भारत में? तो जून के महीने में पहुंचता है। जून के महीने में पहुंचेगा तो जब तक उसको पर्याप्त समय ना मिले तब तक उतना लो प्रेशर का जोन क्रिएट नहीं हो पाएगा। इसीलिए मई के महीने में गर्मी पड़ने के बावजूद मई में वर्षा नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि ITCZ अपनी जगह पे ठीक उत्तर में गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में स्थापित नहीं हो पाया है। ठीक, जैसे ही जून में 21 जून के आसपास का समय आएगा, ये भारत में 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पहुंच जाएगा, है ना। और 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पहुंचेगा मतलब ये गंगा सतलज का मैदान है, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है। इस क्षेत्र में क्या करेगा? लो प्रेशर का बेल्ट बनाएगा। लो प्रेशर का बेल्ट बनाया मतलब यहाँ पे क्या आएगा? मानसून आएगा। क्या मेरी बात समझ में आई आपको कि नहीं आई है? अब हमको ये भी पता है कि जिधर जिधर सूर्य जाएगा उधर उधर ITCZ भी जाएगा। और सूर्य का दक्षिणायन शुरू हो जाएगा कब? तो सूर्य का दक्षिणायन शुरू होता है धीरे धीरे कब से? तो ये 23 सितंबर से सूर्य का दक्षिणायन शुरू हो जाएगा। 23 सितंबर को ये यहां रहेगा भूमध्य रेखा पे। और जैसे जैसे सूर्य नीचे की तरफ जाएगा वैसे वैसे ITCZ भी तो नीचे जाएगा। और ITCZ नीचे जाएगा तो अपने साथ लो प्रेशर का बेल्ट जो है उसको भी लेकर के जाएगा। अब इस लो प्रेशर के बेल्ट को भरने के लिए, है ना, अगर इसको देखें तो इस लो प्रेशर के बेल्ट को भरने के लिए हवाएं किधर से किधर को आएंगी? ठीक, अब
जो उत्तर की तरफ हवाएं बह रही थी, ये उत्तर से किधर को आएंगी, दक्षिण की तरफ आएंगे, है ना, उत्तर से किधर को आएंगी, दक्षिण की तरफ। अब समझिए कि ये 0 डिग्री है। अब सन का मूवमेंट किधर हो गया है, मान लेते हैं कि सन कहां पहुंच गया है, ये दिसंबर के महीने में है ना, ये दिसंबर का महीना है, सन का मूवमेंट यहां पे कहां हो गया है, मकर रेखा पे। क्लियर बात। तो अब ITCZ भी किधर आएगा, ITCZ भी इधर ही आएगा, नहीं आएगा, ITCZ भी क्या होगा, इधर ही आएगा। ये क्या है, ये ITCZ है, और ITCZ इधर आ रहा है, तो लो प्रेशर का बेल्ट इधर क्रिएट हो रहा है दक्षिण की तरफ। तो अब हवाएं किधर लौटेंगी, दक्षिण की तरफ लौटेंगी, और इस तरीके से मानसून का क्या होना शुरू हो जाएगा, निवर्तन होना शुरू हो जाएगा, रिट्रीट होना शुरू हो जाएगा। ये तो मैं डायरेक्ट डेट लिख दिया हूं, लेकिन सूर्य डायरेक्ट एक दिन में तो पहुंचता नहीं है, धीरे धीरे पहुंचता है, और जैसे जैसे वो धीरे धीरे दक्षिण की तरफ जाएगा वैसे 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 हवाएं भी लौटना शुरू करेंगी। क्या मेरी बात समझ में आई है, ITCZ समझ में आया। अब ITCZ जिस बात का जवाब दे दिया हमको वो ये है कि मानसून जो है मई के महीने में नहीं आता। मई के महीने में क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ITCZ की स्थापना यहां नहीं हो पाई अभी। समझ में आया। ITCZ अगर इस क्षेत्र पे स्थापित हो जाता कब, मई के महीने में, तो यहां पे आ जाता, लेकिन मई के महीने में यहाँ पे ITCZ स्थापित नहीं हुआ है, इसीलिए लो प्रेशर का उतना तगड़ा जोन नहीं बना है, और वैसा तगड़ा जोन न बनने की वजह से ही यहाँ पे मानसूनी हवाएं भी नहीं आ पाई। क्या मेरी बात समझ में आई, क्लियर। तो मानसून तो तभी आएगा जब यहाँ पे लो प्रेशर का बेल्ट क्रिएट होगा। क्लियर। तो हमने तापीय संकल्पना से एक चीज आगे बढ़ करके देखा, और वो आगे बढ़ के क्या चीज हमने देखा कि मानसून का आगमन का टाइम क्यों ये है, लेकिन अभी भी इसमें कुछ चीजें अधूरी हैं। वो क्या है कि अभी भी हिमालय का क्या महत्व है, तिब्बत के पठार का क्या महत्व है ना, और तीसरा कि कभी मानसून मजबूत और कभी मानसून कमजोर हो जाता है ना। तो इस चीज को हम लोग समझेंगे कब, कल। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो कल हम लोग पढ़ेंगे एक अगला सिद्धांत जिसका नाम क्या है, जेट स्ट्रीम थ्योरी। क्लियर है कि नहीं, ठीक। तो इतना पढ़ के आना है, इससे आगे कल। अब ये बताइए, जो इतनी बातें मैं आपको बताया, क्या ये सारी बातें आपको समझ में